चलिए, आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। जब जब आपको किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को और इंस्टेंस मेथड को रेफर करना हो ना, किस किस को? इंस्टेंस वेरिएबल को और इंस्टेंस मेथड को, उस जगह पर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। इसे प्यार से इसको करंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। With the help of this keyword, we refer the current class का object, current class का object. So, जब भी कभी कोई इंस्टेंस वेरिएबल, कोई मेथड अगर आपको रेफर करना हो, इसके ऊपर एक छोटा सा डेमो डिस्कस करते हैं, शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा उससे। दिस वन सिंपल, आपको ये समझना होगा कि पहले नंबर पे कमेंट लिखा मैंने, दिस डेमो इज फॉर दिस कीवर्ड। क्लास बनी, ये जो वेरिएबल होगा ना, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। बट मैंने जानबूझकर मैंने नम नाम से ही और एक वेरिएबल बनाया, जिसको लोकल वेरिएबल कहेंगे, राइट। ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, दिस इज द लोकल वेरिएबल। हमेशा एक बात समझना, मैं आपसे कितना भी कहूं नहीं नहीं आप जावा सीखिए, मार्केट में अभी बहुत डिमांड में है, नहीं मानेंगे आप मेरी बात। आदमी अपने नजदीक वाले इंसान की ज्यादा बात मानता है। हम बिजनेस करते हैं बट एथिक्स पर बिजनेस करते हैं, राइट। नजदीक वाले इंसान की बात ज्यादा मानी जाती है। जब आप नम को यहां एक्सेस करोगे ना, तो ये लोकल वाला यूज होगा, क्योंकि आपने उसे लोकल स्कोप में यूज किया है। आपने उसे कहां पर यूज किया है? इन द लोकल स्कोप। देख रहे हैं आप, इंट नम इज इक्वल टू 10 और यहां पे लिखा नम इज इक्वल टू 20 और यहां पर आके नम की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, तो घर वाले की सुनी जा रही है ना। ऐसी प्रोसेस को हम लोग शैडोइंग कहते हैं। क्या कहेंगे? शैडोइंग। ऐसे ना, सूरज के सामने चंद्रमा आ जाता है तो दिन में रात हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज, यहां पे क्या लिखा हमने? दिस डॉट नम। सो दिस का मतलब इस। जब कभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना, आप लोकल स्कोप में रहकर भी आप उस इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करना चाहते हैं ना, तो आप दिस कीवर्ड का यूज करो। दिस का मतलब इस। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डियर मेन से ही शुरू होता है, राइट। आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। इसको मैं पब्लिक स्टैटिक को स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं, वी कैन, ऐसा किया जा सकता है, राइट। सो एग्जीक्यूशन तो यहीं से शुरू होगा भाई। क्लास के अंदर से कोई भी नॉन स्टैटिक चीज अगर आपको यूज करानी है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और इस डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल कर लो। डिस्प्ले कॉल हुआ और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चली भी होंगी। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है पता है? आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आपको हर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बना के देखना चाहिए। जैसे मैं एक्लिप्स पर आया, ये प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, राइट। हाउ वी डू दिस। आप ब्राउज में जाएं और यहां से अपने ही वर्क स्पेस को ऑप्ट करें, विच इज 8 to 9। लॉन्च कर दिया इसे, यू हैव लॉन्च्ड इट। सिंपल एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। F03 के सिर पर राइट क्लिक किया, हम न्यू पर आए और क्लास का नाम क्या रख दूं बताओ? मैंने वही रखा, दिस डेमो। इसमें मेन बना लेते हैं,
फिनिश पर क्लिक किया। चाहे तो कमेंट लगा सकते हैं, दिस डेमो इज फॉर दिस कीवर्ड। ये जो डेमो है ना वो दिस कीवर्ड के लिए। क्लास बन गई, दिस इज मेन। हम यहां पर आए, इसमें आप यहां पर एक वेरिएबल बना लो इंट नम। इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी क्योंकि क्लास के अंदर है, मेथड के बाहर है। इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे, राइट। वेरिएबल void disk, void disk। हम यहां पर आए और यहां पर जानबूझकर मैंने सेम वेरिएबल बनाया, बट क्योंकि ये मेथड के अंदर है इसको हम लोकल वेरिएबल के नाम से जाने, राइट। सिस आउट, यहां पर आए और यहां पे लिख दिया आपने द वैल्यू ऑफ नम इज। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये घर वाले की सुनता है जो नजदीक है। यहां पर आंसर जो आएगा ना वो 20 आएगा। और ऐसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम शैडोइंग भी कहते हैं। अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, ऊपर वाली, यहां पर बस मैं ये लिख देता हूं नाउ द वैल्यू ऑफ नम इज, और यहां पर आप आइए और यहां पे बस दिस लगा देना। दिस का मतलब इस। जब जब आप दिस लगाओ, और इसकी जरूरत कब पड़ती है पता है? इस कीवर्ड की, इस कीवर्ड की जरूरत जब पड़ती है जब कभी आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का जो नाम है ना, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम जब सेम हो, when we have the same name for the instance variable or the local variable। देखिए आप यहां पर अब जो आंसर आने वाला है ना, which is 10। see, right click, run as Java application। ओहो, क्यों नहीं आया? Why it is not showing any answer? एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा भाई बताओ? मेन से। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये नॉन स्टैटिक है ना, तो इससे यूज कराने के लिए हमें इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। दिस डेमो ओबीजे न्यू दिस डेमो। कोई दर्द तो नहीं? ओबीजे डॉट दिस, पुट सेमीकोलन है, पुट सेमीकोलन, कोई टेंशन। ओबीजे डॉट डिस्प्ले। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा। ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अब हुआ क्या होगा बताइए? एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होता है भाई। क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डिस्प्ले को जैसे ही कॉल किया कंट्रोल यहां पहुंचा होगा। नम में 20 रख लिया, पहले नम को प्रिंट करा तो 20 और फिर 10 आ रहा होगा। देखिए अगेन रन इट, यहां से भी रन करा सकते हैं भाई, जो एरो सा बना हुआ है। सी, दिस इज द आंसर 20 और 10। अभी इस दिस कीवर्ड पर बहुत सारी बातें आगे चल के और बताऊंगा, राइट। एक नोट दे रखा है, इसको आप प्लीज ध्यान से सुने। जब कभी when we have the same name of the instance variable and local variable, in that case priority goes to what? Local variable। but if you want to refer the instance variable ना, अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करना चाहते हैं तो उस जगह पर आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और उस कीवर्ड का नाम क्या है? दिस कीवर्ड। जैसे यहां पे बता रहा है नहीं, यहां पे कोई क्लास बन जाती, ये नाम और एज क्या हो गया? हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। और ये कंस्ट्रक्टर है ना, यहां पर भी मैंने नाम और एज दे रखा है, इसे पैरम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पैरामीटराइज्ड। सो
आपने ये नोटिस किया होगा, ये जो नाम है वो ये है, और इसकी वैल्यू को जब आप इससे असाइन करा रहे हैं तो यहां तो दिस लगा हुआ है ना। दिस एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, शायद उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको अपनी जर्नी कई बार ये बताई है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बट मेरी लाइफ में हमेशा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, स्ट्रगल बहुत रहा है। कैसे रहा मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मेरे 10वीं क्लास में 10th में चश्मा लग गया। अब आप कहेंगे इसमें क्या स्ट्रगल है। गांव में चश्मा क्राइम होता है भाई। मैंने आज तक किसी भी लड़की के चश्मा लगा हुआ नहीं देखा अपने गांव में, राइट। आंखें टेस्ट कराना इज अ क्राइम, और लड़के के भी चश्मा लग जाए तो शादी होने के चांसेस बहुत मिनिमल रहते हैं। तो कौन नहीं चाहता उसकी शादी ना हो। तो जब जब मैं गांव जाता था कभी चश्मा नहीं लगाया मैंने, भले मुझे दिखे नहीं, बट मैंने कभी यूज नहीं किया उसे। और मुझे इसका बेनिफिट भी मिला, मेरी शादी भी हो गई। कॉमेडी बताऊं आपको, जैसे शहर में तो क्या होता है, मैरिज होम तक बस 100 मीटर पहले से ही जाना होता है। गांव की बारात में पूरे गांव का राउंड लगाता है दूल्हा। छत से महिलाएं देख रही होती हैं उसको। सोचिए जरा, जो चश्मे वाला लड़का होगा और उसने चश्मा ना लगाया हो, दुनिया देख रही होगी उसे, बट उसे कोई नहीं दिख रहा होगा। सिर सिर से दिखाई देते। मेरे दर्द को वही समझ पाएंगे जो चश्मे वाले हो। हालांकि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता हूं, बट आज बताऊंगा, मैं जाट हूं। थोड़ा सा जर्क रहता है इन लोगों में। देखो अभी शक्ति ने आगे लगा रखा है ना चौधरी, राइट। सो हल्का सा मिलेगा इनमें, होता है, पता नहीं क्यों। अब मेरी वाइफ भी मतलब प्योर जाट है, प्योर जाट है। अब पहला गुण उनका क्या होता है वो बता रहा हूं तुम्हें मैं, लड़ाई करना। आई यूज टू लिव ऑन रेंट, क्योंकि मैं एक गरीब घर से रहा हूं पहले। मैंने पैसा तो बनाया कोचिंग में आके, राइट। रेंट पे रहते थे, आपने सुना होगा, मकान मालिक की वाइफ में और किराएदार की वाइफ में लड़ाई जरूर होगी। पानी, सफाई, मुद्दे बहुत रहते। अब मैं एक पढ़ाने लिखाने वाला आदमी, पहले मैं जॉब करता था एनआईटी कंपनी में। सो मैंने सोचा यार फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट में क्या होता है, मालिक नहीं रहते कभी, वो आपसे किराया लेने आएंगे। कितना भी गंदा रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान के चलिए ये मेरा फ्लैट है, दिस इज माई फ्लैट। फ्लैट की अच्छाई बता दी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, बट कंजस्टेड बहुत होते हैं। आपके फ्लैट के सामने ही दूसरा फ्लैट होगा, सामने ही सामने। आप कोई भी सीक्रेट बात कह रहे हैं अपने घर में, अगर आपकी आवाज थोड़ी सी ऊंची है तो पड़ोसी को सब सुनाई देता है। अब सोचिए जरा, मेरी टाइमिंग कंपनी में 11 to 7 थी किसी टाइम पे, 11 से 7 पढ़ाता था, 11 to 7। अब जो आदमी 11 बजे ऑफिस जा रहा है तो लेट तो जगेगा ही जगेगा। मेरी वाइफ शॉर्ट टेम्पर है, बट उसके साथ साथ पंक्चुअल भी बहुत है। चाहे ठंड हो या कुछ भी हो, उसको 5:30 बजे चाय बनाने, राइट। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा पता है, कि मेरा नाम तो डीडी था ही था, बट मेरे सामने वाले फ्लैट में भी एक डीडी रहता था। अब आवाज तो ऊंची रहती है, जाट लोग थोड़ा, मैंने आपको बता ही चुका हूं। मतलब प्यार नाम की चीज उनकी डिक्शनरी में होती ही नहीं, राइट। होता ही नहीं है, मतलब ऐसे बात करेंगे, मतलब ऐंठ के बात करते हैं वो नॉर्मली। तो मेरी वाइफ मुझे क्या कहती है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, राइट।
बट चलिए मैं आपकी भाषा में आपको बताता हूं। वो मुझसे जैसे किचन में से आवाज लगी, डीडी चाय इज रेडी प्लीज हैव इट। सो कुछ गलत मत सोचना, वो मुझे ही बुला रही है, क्योंकि उस चार दीवारी के अंदर तो मैं ही हूं ना। डीडी अपना वाला डीडी है। बट कई बार पड़ोसी धर्म भी निभाया जा सकता है, राइट। अगर इसको कभी इस डीडी को चाय पिलानी हो इन माई प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस में इसको चाय पिलाई जाएगी, तो मेरी वाइफ इससे क्या कहेगी पता है? डीडी भैया चाय इज रेडी। मुझसे वो डीडी कहती है, और इससे क्या कहती होगी बताओ? डीडी भैया। मुझसे तो कहेगी नहीं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, राइट। सो आज आपको यही बात समझनी है, जब नाम लेके बोलेंगे, नाम लेके, तो घर वाला आता है, घर वाला। और जब भैया को बुलाएंगे, भैया को, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? दिस लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? भैया डीडी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जरूरत कब पड़ेगी? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब सामने वाले घर में राधा किशन रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं डीडी हूं, वो राधा किशन है। कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आएंगे? जब मामला डीडी डीडी का होगा। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? सो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। जब जब ये कॉन्फ्लिक्ट जब आएंगे, जब इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम होगा। ये कीवर्ड्स आपको मैं अभी अभी पढ़ा चुका हूं, ये डेमो भी बढ़ा दिया है। सो सारी बातें अब आपको आगे। रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल एक क्लास है, आर उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा। न्यू से उसे मेमोरी एलोकेट कराते हैं। रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, रेक्टेंगल क्लास का यहां से ऑब्जेक्ट बन गया होगा, और उसका जो रेफरेंस है, एड्रेस है, वो जाकर यहां स्टोर हो जाता है। हम कभी कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं कराते, बट इंटरनली तो पैरामीटराइज्ड होता होगा, तो आर डॉट रेक्टेंगल इस तरह से कॉल होता होगा, और नॉन पैरामीटराइज्ड होगा तो इस तरीके से कॉल होता होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉन पैरामीटराइज्ड भी कहते हैं, नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? दैट्स इट। ये कुछ बातें आपको मैंने इसमें बताई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा। एक बिल्कुल आज फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाला, पॉलीमॉर्फिज्म। देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। 4 प्रिंसिपल होते हैं डियर। कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, वो एक बार मैं बता देना चाहता हूं आपको। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ओप्स। 4 प्रिंसिपल कौन से? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। बट आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब सीक्वेंस नहीं है किसी भी तरह का। यहां से चीजों की मैंने शुरुआत की, यहां पर आके इसे खत्म कर दिया। यहां से चीजों की मैंने शुरुआत की है, और यहां पर आकर मैंने उसे खत्म कर दिया। मतलब यहां से शुरू किया और यहां पर आके खत्म, यहां से शुरू किया और यहां पर आके खत्म। किसी भी क्रम में अभी तक मैंने आपको एक भी प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया इसमें से, अभी कोई टच ही नहीं किया किसी को। सबसे पहले नारियल कहां से फोड़ेंगे हम? पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फीचर है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है पॉली
जिसका मतलब होता है मैनी, पॉली, और एक होता है मॉर्फ, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म। इसका मतलब है मैनी फॉर्म, मतलब शब्द एक होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनके अलग अलग मीनिंग होंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता दो मैनी फॉर्म्स के। जैसे आपके सामने एक वर्ड है, जैसे डक कहते हैं, क्या कहेंगे? डक। ये एक डक है। क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर 0 पर आउट हो जाए ना, क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर 0 पर आउट हो जाए, उसको भी डक कहते हैं। तो देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग अलग मीनिंग हुए या नहीं हुए। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म, एक ही चीज की अलग अलग फॉर्म है या नहीं है? बताओ। आपने एक वर्ड सुना होगा सेल करके, सेल। एक तो ये पेंसिल सेल सुने होंगे आपने, रिमोट वगैरह में डालते हैं आप लोग। ये ह्यूमन बॉडी में एक सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपने देखा होगा आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसके चेहरे पर से ग्लो चला जाता है, इसका मतलब सेल नहीं बन रही, नई नई सेल सी डेवलप नहीं हो रही। आपने एक देखा होगा एग्जामिनेशन सेल भी होता है। आपने देखा होगा जब कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन का टाइम आता है, तो अलग से एक एडमिशन की सेल बना देते हैं। तो नाम तो एक ही था, सेल, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके मीनिंग अलग अलग हुए या नहीं हुए। मेनी फॉर्म्स। सो आपको आगे चल के मैं ये बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशंस में। उसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशन में। क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स and in each form it show the same functionality. An object in different forms and in each form it exhibits the same functionality but implemented in different ways. एक ऑब्जेक्ट है, an object in different forms and in each form it show the same functionality but implemented in what? Different ways. सो एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे आपको बता दूं ऑब्जेक्ट जैसे टीचर है, मैं एक लैंग्वेज टीचर हूं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मेरा ड्रेसिंग सेंस अलग है। बट एक टीचर कोच भी तो होता है, स्पोर्ट टीचर, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होगा और उसका पढ़ाने का स्टाइल भी अलग होगा। उसकी दोनों चीजें अलग होती हैं, राइट? उसकी दोनों चीजें अलग होती हैं। सो मैं यही तो बता रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट फॉर्म एंड इन ईच फॉर्म इट शो द सेम, काम तो एक ही है उनका, पढ़ाना, टीच करना, बट इंप्लीमेंटेड इन अ डिफरेंट वेज। तो आपको एक लाइन बता दूं, टेक्निकली अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए इंग्लिश में एक सेइंग है, डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीचर से आपको अलग अलग डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म की मिल सकती है, बट आप एक लाइन याद कर लो, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं उसे। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, कोई ये पूछ ले तो बताइए, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय different ways, why different ways, that process is known as polymorphism. सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस। काम एक है टीच करना, वन टास्क,
बट परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। देखो लैंग्वेज टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है और स्पोर्ट टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा है, काम तो एक ही था ना। और बताता हूं आपको, एक ड्राइव करना, स्कूटर की ड्राइव करो और कार की ड्राइव करो, दोनों जो ड्राइव्स हैं दोनों अलग अलग हैं या नहीं है बताओ। स्कूटर का ड्राइव अलग तरीके से हो रहा है और कार का ड्राइव अलग तरीके से हो रहा है। दोनों ही जो ड्राइव्स है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। टीच करना, ड्राइव करना, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे कैलकुलेट एरिया, काम तो एक ही है, एरिया निकालना, बट रेक्टेंगल का एरिया अलग तरीके से निकाला जाता होगा और सर्किल का एरिया अलग तरीके से निकाला जाता होगा। काम तो एक ही है ना, बट करने के जो तरीके हैं ना, करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। करने के जो तरीके हैं ना वो अलग अलग है। कैलकुलेट एरिया, तो मैं तो एक बात जानता हूं भाई, जब काम एक हो, देखिए व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वेज, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं क्या? ये सब पढ़ा दिए मैंने। A teacher can take a form of a sport teacher or language teacher. Implementation of teach varies in both the objects. Vehicle, कार और स्कूटर का ड्राइव तो अलग अलग होता है ना। फोन पे बात करना, मोबाइल पर आप घूम घूम कर बात कर सकते हैं। मोबाइल पर आप घूम घूम कर बात कर सकते हैं, बट लैंडलाइन फोन जो होते हैं उन पर आपको एक ही जगह बैठकर बात करनी पड़ती है। तो काम करने का तरीका तो अलग हो गया ना। आपसे एरिया की बात करूं, अगर मैं आपसे एरिया की, तो सर्किल का एरिया अलग तरीके से निकाला जाता होगा और स्क्वायर का जो एरिया है ना, स्क्वायर का, वो अलग तरीके से निकाला जाता होगा। काम तो एक ही हो रहा है। सो अगर इस चीज को प्रैक्टिकली अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है डियर। वन इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक होता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, और इसे आप लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आखिर में आप अंतर कैसे पता लगा पाएंगे कि ये स्टैटिक है ये डायनामिक है? कैसे पता लगता है? आपने कई बार ये सी में भी वर्ड सुना हुआ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। आप ईमानदारी से बताइए, जब प्रोग्राम लिखते हैं आप और उसे सेव करते हैं तो प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है ना, हार्ड डिस्क में ही पड़ा होता है ना। मेमोरी तो मेरे भाई हमेशा प्रोग्राम को तभी मिलती होगी ना, रैम के अंदर या प्रोसेसर में जहां अलॉटमेंट उसका होता होगा, जब वो एग्जीक्यूट होता होगा। तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? इससे आप क्या समझते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक उसी से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। देखिए, हर इंसान की शादी मोरलेस, हर इंसान की जो शादी है ना वो मोरलेस 25 पर हो जाती। ये आइडियल टाइम माना जाता है। आजकल थोड़ा ग्रेस दे देता हूं तुम्हें, 28 तक भी चला जाता है। आजकल लोग कैरियर कॉन्शियस हो गए। क्या हो गए? कैरियर कॉन्शियस हो गए। 25 से लेके 28 के बीच में भी हो सकती है।
मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करते। वो कॉलेज टाइम से ही इस चीज में लग जाते हैं, कॉलेज टाइम से अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड आउट कर लेते हैं। घर वालों को कोई मतलब कहाँ पैसा खर्च करेंगे, वो जीवनसाथी.com और जन कहाँ का, पहले से ही आइडिया लग जाता है उन्हें। अब उनको तो पता लग गया 20 की एज में ही, 20 की एज में, कि किससे होने वाली है। अब जैसे ही ये वक्त आता है, वक्त, घर वाले जब घर पे चाय पे चर्चा करते हैं ना, तो बच्चा अब वो देख लेता है पिताजी से ट्यूनिंग है कि माताजी से ट्यूनिंग है, बता देता है आप परेशान मत होइए, मैंने ढूंढ लिया, राइट। तो जब कभी आपको पूर्व अनुमान हो, क्या हो, 4 साल पहले 5 साल पहले ही आपको अनुमान है कि किससे होना, शादी तो यही होगी, शादी तो यही होगी, बट पहले से पता है ना, अर्ली बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? अर्ली। उसी को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, जिसके बारे में पहले से पता हो। कुछ बच्चे बड़े आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, निठल्ले होते हैं, वो कुछ कुछ नहीं करेंगे, यानी कि उनकी शादी की भी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की, राइट। यानी कि एक समय आया जब पिताजी ने ये होमवर्क किया कि भाई लो चलो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, कहीं अखबार में लिख देते वर चाहिए, वधू चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना। बच्चा इंजीनियर है, प्लेस्ड है, राइट, इन्फोसिस में, लड़की भी वर्किंग चाहिए, राइट। सो वो देखिए शादी तो इसी जगह पर होगी, बट बच्चे को पहले से कोई एंटीसिपेशन नहीं है, राइट। समय आने पर ही उसने वर्क किया, वो डायनामिक होता है। कैसा होता है? डायनामिक। रन टाइम, रन टाइम, यानी कि मेमोरी हर चीज को रन टाइम पर ही अलॉट हो रही है, बट उसका अनुमान आपको कब से? अगर आपको उसका पूर्व अनुमान है, एंटीसिपेशन है, वो स्टैटिक के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता होगा? स्टैटिक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म always happens with the reference variable. Static polymorphism always happens with what? Reference variable. Reference variable you know ना, कौन सा होता है reference variable? बता रहा हूं आपको, student st is equal to new student, this one. तो जो ये st है ना, this one, ये जो st है, this is known as the reference variable. यही तो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज हैपेंस विद व्हाट? रेफरेंस वेरिएबल, एंड रेफरेंस वेरिएबल इज ऑलवेज क्रिएटेड एट व्हाट टाइम? कंपाइल टाइम। जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो कब बनता है बताओ? कंपाइल टाइम पर बनता है। दैट इज व्हाई स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज व्हाट? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप सुनना इसको ढंग से। जिस बच्चे को 20 साल की एज में कॉलेज में पढ़ रहा है, तभी से उसने मन बना लिया, राइट, वो अर्ली बाइंडिंग है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रेफरेंस वेरिएबल भी तो कंपाइल टाइम पर ही बनता है, कह रहा है ना ये, रेफरेंस वेरिएबल इज ऑलवेज क्रिएटेड एट व्हाट टाइम? कंपाइल टाइम। इसीलिए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। ये मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा इस चीज को, राइट। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज हैपेंस with object, and object is always created at what time? Run time. और जो ऑब्जेक्ट होता है ना डियर, वो हमेशा कब बनता है पता है? रन टाइम। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड एट व्हाट टाइम? रन टाइम। दैट इज व्हाई डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज is known as what? Runtime polymorphism. डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा
ऑब्जेक्ट के साथ होती है भाई, और ऑब्जेक्ट हमेशा कब बनते हैं? रन टाइम। इसीलिए डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का एक नाम और दे दिया, एक नाम और दे दिया, विच इज नोन एज व्हाट? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या पता है? मेथड ओवरराइडिंग। बहन बहन से लगती हैं ये दोनों, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, बट कोई सिमिलरिटी नहीं। हर पीली चीज गोल्ड थोड़ी होती है, हर पीली चीज गोल्ड नहीं होती भाई। तो चलिए आज एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लोजली रिलेटेड टास्क करने होते हैं, क्लोजली रिलेटेड टास्क। जैसे आपने जाने अनजाने में, आपको एक अंदर की बात बताऊं, आपने जाने अनजाने में मेथड ओवरलोडिंग को यूज किया हुआ है। आती नहीं है आपको, ये बात अलग है, बट जब भी कभी आपको कोई भी क्लोजली रिलेटेड टास्क करना हो, क्लोजली रिलेटेड, तब आपको मेथड ओवरलोडिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने स्ट्रिंग प्रिंट कराई होगी कभी, स्ट्रिंग। आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि इंटीजर की वैल्यू भी प्रिंट कराई हो सकता है आपने तरह तरह की वैल्यूज प्रिंट कराई हो सकता है आपने कभी फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने खाली प्रिंट एलन भी कभी लगाया हो नई लाइन के लिए। जैसे बीच में कभी गैप देना हो आपको, जब भी कभी आप गैप देना चाहते हैं तब भी तो आप इसका यूज कर सकते हैं ना, तब भी तो आप इसका यूज कर सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं प्रिंट एलन, यहां पर स्ट्रिंग लिख दिया या इंट लिख दिया या फ्लोट लिख दिया, यहां पर हमने कुछ भी नहीं दिया है। ये सारे काम में क्लोजली रिलेटेड टास्क कर रहे हैं आप लोग। हर जगह डियर प्रिंट हो रहा है, बट कहीं पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, कहीं पर इंटीजर प्रिंट हो रहा है। प्रिंट तो हो रहा है बट अलग अलग प्रिंट हो रहा है, कभी फ्लोट प्रिंट हो रहा है। ये कुछ नहीं है मेरे भाई, यही तो मेथड ओवरलोडिंग है। व्हेन वी हैव दी सिंगल टास्क, काम एक हो, करने के तरीके अलग अलग हो। आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया था ना, वन टास्क, काम तो एक ही है भाई, काम तो एक ही है, प्रिंट करना, बट इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है उनका। तो मैं इसकी आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं कि कल के लिए अगर कोई पूछ ले तो व्हेन वी हैव दी मोर देन वन मेथड, व्हेन वी हैव दी मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम but with different signature, but with what? Different signature, that process is known as method overloading. ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को डियर हम लोग क्या कहते हैं पता है? मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मोर देन वन मेथड विद सेम नेम, यानी कि एक से ज्यादा मेथड हो और उनका नाम सेम हो। बट ध्यान रखना, एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं होता भाई। आपके घर में आपका नाम कुछ भी है, कन्हैया है, योर नेम इज कन्हैया, तो दूसरा कन्हैया घर में नहीं होगा। यहां प्रिंट तो है बट सिग्नेचर अलग है हर एक के। एक में स्ट्रिंग की वैल्यू डाल रहे हैं, एक में इंट की डाल रहे हैं, फ्लो, मतलब तनिक सा डिफरेंस जरूर होना चाहिए। कह रहा है ना, व्हेन वी हैव द मोर देन वन मेथड with same name, with same name but with what? Different signature। परंतु उसमें क्या अलग है मेरे भाई बताओ? उसके अंदर सिग्नेचर अलग है। क्या अलग होंगे? सिग्नेचर। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सिग्नेचर बताना चाहता हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, टाइप्स ऑफ सिग्नेचर।
नंबर ऑफ द पैरामीटर। सी मेथड का नाम तो सेम है बट नंबरिंग अलग है, एक में 2 है और एक में 3 है। तो भैया जब कभी सम को कॉल कराएंगे और यहां पर आप 2 वैल्यू डालेंगे मान के चलो, तो ये वाला चलेगा ना, कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं कभी। बट कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मेथड का नाम सेम है और उसके अंदर पैरामीटर की जो काउंटिंग है ना, जो नंबरिंग है वो भी सेम है, डेटा टाइप सेम है, नंबरिंग सेम है। सी नंबरिंग अगर सेम है ना, नंबर ऑफ द पैरामीटर, तो आप उनके डेटा टाइप अलग कर दीजिए। क्या अलग कर सकते हैं? डेटा टाइप। जैसे यहां भी 2 थे ना और यहां भी 2 है, परंतु एक में इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है और एक में इंटीजर और फ्लोट। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 10, 2.5f। अब ये बता दिया मैंने दूसरी वैल्यू तो फ्लोट है भाई, तो गारंटी से ये इसको कॉल करेगा। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर आपसे मेथड ओवरलोडिंग पूछ ले तो पहली शर्त मेथड का नाम सेम होना चाहिए। मेथड का क्या सेम होना चाहिए? नाम। और उनके सिग्नेचर अलग होने चाहिए। क्या अलग होने चाहिए? उनके सिग्नेचर। तो एक में 2 हैं और एक में कितने हैं? 3 हैं। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर, डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर। बट मान लो नंबर भी सेम हो गया, डेटा टाइप भी सेम हो गया, अब क्या करें? तो फिर आपको उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, आपको उसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा भाई। क्या चेंज करना पड़ेगा? सीक्वेंस। हाउ वी डू दिस? एक जगह पर फ्लोट और इंट है, अरे यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, परंतु ऑर्डर तो अलग है ना। जब आप सम को कॉल कराएं और यहां पर 2.7f, 10 ये डाले, तो पहले तो फ्लोट की वैल्यू डाली है ना। हमेशा ध्यान रखना, मेथड हमेशा एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करता है, क्योंकि आपने पहले फ्लोट की वैल्यू डाली है तो ये वाला चलेगा, क्योंकि पहले फ्लोट आ रहा है इसमें, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। क्या ये बात डाइजेस्टिव है आपको? सो ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसके अंदर बतानी थी। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, पॉलीमॉर्फिज्म में ये लाइन याद रखें बस। विच वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वेज। आपने देखा होगा हर जगह, या तो मैं प्रिंट की बात कर रहा हूं, सम की बात कर रहा हूं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा आपको डेमो पढ़ाऊं। ये डेमो जो है वो मेथड ओवरलोडिंग से रिलेटेड है और इसमें मैं नंबर ऑफ द पैरामीटर्स इसके अलग करूंगा। इसके मैं आपसे क्या अलग करने वाला हूं पता है? नंबर ऑफ द पैरामीटर्स। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? ओवर डेमो 1। क्लास का नाम क्या है? ओवर डेमो 1। देखिए सम बनाया, 2 पैरामीटर है इसमें, 2। यहां पे जोड़ने वोड़ने की बातें कर रहा है। दूसरा भी मेथड का नाम सम है, परंतु इसके अंदर कितने पैरामीटर है बताओ? इसके अंदर 3 है। इन दैट वी हैव 3। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होगा ना, क्योंकि वो सारे मेथड नॉन स्टैटिक थे। तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा भाई। नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और यहां पर मैंने कितनी वैल्यू डाली? 2, 10 और 20। और यहां पर मैंने 3 वैल्यू डाली, 10, 20, 30, 10, 20 और 30। जब 2 डाली तो 2 वाला चलेगा और 3 डाली तो 3 पैरामीटर वाला चलेगा। तो इस प्रोग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताना चाहता हूं। सो वो करूंगा मैं अगली क्लास में।
आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए। शाम को आज मैं 6 से 7 एक बैच शुरू करने वाला हूं एडवांस जावा का। प्लीज डू अटेंड दैट क्लास। आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें, बहुत फायदे की क्लास रहेगी, राइट। इंटरव्यूज में पूछा ऊप्स जाता है, काम आगे चल के उसी में होता है भाई। आप मेरे वर्ड्स अपने पास रख लीजिए। इंटरव्यूज में आपको बेसिक्स ऑफ जावा और ऊप्स आना चाहिए, एक्चुअल में काम आगे की चीजों में होता होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।